आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी सर जी, सॉरी जी। राजेश जी, मैं दर्शक मित्रों ये बता दूं कि स्पेशल स्टेटस क्यों मांगते हैं। भारत में 11 राज्य हैं जिनको अभी तक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इसमें 8 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम को मिला के। असम है, सिक्किम है, अरुणाचल है, मेघालय है, त्रिपुरा है। और म्यांमार के बॉर्डर से लगे 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये जो 8 राज्य हैं इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इसके अलावा 2 पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड और खासतौर से हिमाचल, जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। हमारी मीनू जी उत्तराखंड से हैं, तो ये उनका राज्य है। और एक और राज्य है जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, वो है जम्मू कश्मीर का, तो उनको मिले हुए हैं। क्या फर्क है नॉर्मल राज्य में और दूसरे राज्य में, ये भी बता देता हूँ एक 30 सेकंड के अंदर, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जब भी कोई स्कीम्स आती हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो उसमें जो नॉर्मल जो राज्य होते हैं उसमें 50% पैसा केंद्र देता है और 50% जो है वो राज्यों को देना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो कोई नल से जल की एक स्कीम है, तो उसमें 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है किसी स्टेट में, सपोज गुजरात में एक स्टेट है प्रोजेक्ट है, तो 100 करोड़ में 50 करोड़ का जो पैसा है वो केंद्र देगा और 50 करोड़ गुजरात सरकार देगी, तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसे बनता है। लेकिन जो स्पेशल स्टेटस के राज्य हैं, जो मैंने 11 राज्य बताए, यहां पर 90% केंद्र देता है और सिर्फ 10% जो होता है राज्य देता है। यानी कि अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां पर, तो 90 करोड़ जो है केंद्र देगा और सिर्फ 10 करोड़ राज्य देगा। तो इस ढंग से उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है। बिहार और आंध्रा वही मांग रहे हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जो कि शायद संभव नहीं है बिना फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। राजेश ठाकर जी, ये एक संघीय ढांचे की प्रॉब्लम है, जिसे क्या कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, कि जब इतने बड़े राज्य, बिहार जैसे राज्य या फिर आंध्रा जैसे राज्य अगर स्पेशल स्टेटस मांगते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि फिर तो उड़ीसा भी मांग सकता है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश भी मांग सकता है, छत्तीसगढ़ भी मांग सकता है, झारखंड भी मांग सकता है, राजस्थान भी मांग सकता है, सारे गरीब राज्य मांग सकते हैं। आप किसको डिनाई करेंगे अल्टीमेटली? तो ये एक अनएंडिंग एक जंग है, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन जुलाई के बजट के बाद जहां उन्होंने 1 लाख करोड़ की डिमांड कर दी है नायडू बाबू ने, क्या मोदी जी उसको पूरा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अपने बजट की लाइन से बाहर जा पाएंगे। वो एक पैसा भी नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बताऊं, सिवाय इसकी कि कहें कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स आपको देने जा रहे हैं। कुछ प्राइवेट फैक्ट्री वालों कहेंगे भाई गुजरात में फैक्ट्री मत लगाओ, इस बार जाके यार आंध्रा में लगा लो ताकि मेरा सरकार बची रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। He cannot give even one penny extra as per the financial norms, और फाइनेंशियल नॉर्म्स फाइनेंस कमीशन के होते हैं, आप उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। आपको राजेश ठाकर जी। देखिए दिनेश जी, एक गुजरात के अंदर ऐसी मान्यता है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसका अंत ऐसा होता है। यानी कि जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो उसको स्वाभाविक मौत नहीं मिलेगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो जो जनता ने जो मैंडेट दिया है वो ऐसा मैंडेट दिया है कि ये सरकार को वेंटिलेटर पर रहेगी और ऑक्सीजन पाइप पर नायडू और नीतीश कभी पैर रखेंगे कभी पैर उठाएंगे, तो दम घुट घुट कर ये सरकार चलेगी। और जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी में, क्योंकि जो अभी की संख्या है, सरकार गिराने से सरकार बन जाएगी और बन जाएगी तो स्थिर चलेगी, ये अभी दिख नहीं रहा है। तो सारे लोग जो है वो मौके की तलाश में हैं और इन दोनों को मौका मिला है अपने राज्य के लिए बार्गेनिंग करने का या ब्लैकमेलिंग करने का, तो उसका पूरा जो है लुत्फ ये उठाएंगे। और जो मोदी जी 4 घंटे ही सोने का दावा करते हैं, वो 4 घंटे में से भी 50% नींद जो है ये दोनों ने 1-1 घंटे की ले ली है, ये मान के चलिए आप। तो बिल्कुल इस सरकार को अपने प्रदेश में, क्योंकि नायडू को सिर्फ अपने स्टेट का इंटरेस्ट है, उसको कोई राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर प्रधानमंत्री बन जाना ये नहीं है। नीतीश कुमार के ख्वाब में कभी कभी देवगौड़ा आ जाते हैं, लेकिन नायडू बाबू जो है उनका सिर्फ उनके प्रदेश के राजनीति से सरोकार है। वो कितने पैसे वहां से ले जाते हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है अमरावती का, वो सब कैसे पूरा होता है, उसके लिए सरकार का जो है वो नाक दबाते जाएंगे। और नीतीश और बीजेपी का भी ऐसा है कि एक दूसरे के बगैर बिहार की राजनीति में चलेगा नहीं। और बिहार में जो है प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, तो 1 साल तक ये दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे। दोनों ये दिखाएंगे कि नहीं, हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत है, लेकिन वो मजबूरी बार बार आपको दिखती जाएगी। जैसे कहा कि वो अविनाशी है, ये दोनों तो जो है वो बायोलॉजिकल है, तो वो प्रैक्टिकल है, वो जो है इस दुनिया के नहीं है, और इसीलिए
वो वाजपेयी वाला जो रवैया है उनको आता नहीं। और मैं बहुत सारी डिबेट में कहा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे बच्चे की तरह हैं कि एक पतंग के लिए दो बच्चे अगर झगड़ते हैं, एक बच्चे को लगता है ये मेरे हाथ में नहीं आएगी तो वो पतंग को फाड़ देगा। नरेंद्र मोदी जो है ये प्रकृति के हैं, और लोग समझते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी अपना रवैया बदलेंगे। प्राण और प्रकृति एक साथ जाती है कि उनकी जो प्रकृति है वो उनके साथ ही जाने वाली। उन्होंने अब तक जो अपना कैरेक्टर बनाया है लोगों के बीच में, गुजरात की राजनीति में, भाजपा की अंदरूनी राजनीति में और देश की राजनीति में, उसमें एक ऐसा उनका व्यक्तित्व बनाया है कि एक अकेला सब पर भारी। अब जो है वो एक अकेले के दोनों कंधे पे दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो कंधे पे बैठकर हर रोज कान में कुछ बात बोलते हैं और इरिटेट करते हैं। तो वो हाथी के कान में जैसे चींटी घुस जाती है, ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी की है। तो एक तो वो मानसिक रूप से इससे परेशान है। दूसरा जो बताया कि सुषमा स्वराज का या अरुण जेटली का या दूसरे तीसरे का नाम दिया, ऐसी कोई टीम इनके पास है नहीं, क्योंकि वो उसमें भी अकेले हैं और वो ही अपने आप पर भी भारी पड़ रहे हैं अभी। तो कोई ऐसा उनका साथी नहीं है। अमित शाह है, लेकिन अमित शाह अगर आंध्र के लिए निकलते हैं तो चंद्रा बाबू को लगेगा कि ये कुछ तोड़फोड़ करने के लिए आ रहे हैं। तो अविश्वसनीयता जो है वो दोनों के प्रति है। और नायडू भी जानते हैं इनकी प्रकृति कि ये राजनीतिक रूप से सत्ता पाने के लिए या सत्ता बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या किया है वो सारा इतिहास उनको भी मालूम है, और नीतीश कुमार जो है उनको भी मालूम। तो ये अविश्वास की सरकार है। हर व्यक्ति जो है सत्ता में इसलिए बैठा है, उसका कुछ ना कुछ उसके साथ स्वार्थ है, और ये स्वाभाविक जो है साथी भी नहीं है। नीतीश भी जो है पिछले कुछ महीने में उनसे जुड़े हैं, नायडू का भी ऐसा है। तो ये एक चाइनीज जोड़ है जो कभी भी टूट सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। वारंटी भी जो है 6 महीने की होगी, 12 महीने की होगी या बाद की होगी, वो समय दिखाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये उसी प्रकार की डिमांड है कि आप ऐसी जब तोड़ना होगा तो ऐसी डिमांड कर देंगे और उस पर अड़ जाएंगे कि भाई ये पूरा करो वरना हम सरकार से बाहर निकलने वाले। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि वो वक्त नहीं है। अभी ये दोनों लोग 1 साल तक अपनी अपनी राजनीति जो है उसके स्वार्थ के चलते राष्ट्रीय राजनीति है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें मोदी जी का भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा में क्या डेवलपमेंट होता है, उसका चुनाव का नतीजा क्या आता है, मोदी जी कितने कमजोर पड़ते हैं अपनी पार्टी के भीतर भी, वो सारी चीजें उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्थान की राजनीति किस तरफ जाती है वो भी वो देखेंगे। अभी गुजरात में राहुल गांधी आके कह के गए हैं कि हमने ऑफिस तोड़ी है, हम आपकी सरकार तोड़ेंगे। तो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश भी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि गांधी परिवार से कांग्रेस को अलग कर दो तो कांग्रेस को हराना आसान। अभी विपक्ष ये कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मोदी को अलग कर दो या मोदी को कमजोर कर दो तो फिर भारतीय जनता पार्टी बचेगी नहीं। तो सारा हमला जो है वो मोदी पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कोई नहीं कर रहा, सारे जो है मोदी के स्टेटमेंट चुनाव के याद करा रहे हैं, मोदी की बातें कर रहे हैं। राजेश भाई, आरएसएस भी टारगेट पर है, उसे भी अलग करने की रणनीति पर चल रहे हैं राहुल जी। जी बिल्कुल। तो पूरा जो अंदर और बाहर, तो उनकी अब जो है, पहले ऐसा था ये प्रचार मंत्री थे, पूरे देश के चुनाव देखते थे। अब जो है 70% उनकी शक्ति जो है वो उनकी सरकार को बचाने में लगी। तो उनका जो ध्यान है वो पार्टी के भीतर भी कम जा रहा है और दूसरे प्रदेशों में भी कम जा रहा है। दूसरा, जब कमजोर हुए, एक ऐसी ब्रांड जो अजय ब्रांड कहलाती थी, जो वो टारगेट देते थे वो टारगेट अचीव हो जाता था, वो जब कमजोर पड़ी है तो लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं भाई इसमें ये बात में सच्चाई नहीं, अगर सही तरीके से लड़ा जाता है, सही तरीके से बात लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उनको हराया जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस जनता के बीच में भी आया है, विपक्ष में भी आया है। तो एक तरफ एकजुट और कॉन्फिडेंट विपक्ष है। राहुल गांधी जिस प्रकार से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और सामने नरेंद्र मोदी, हमने सदन में ही दोनों दृश्य देख लिए। एक तरफ से किस प्रकार का भाषण दिया गया, दूसरी तरफ से किस प्रकार का जवाब दे दिया गया। तो मैं तो कहता हूं ये मोदी का भाषण था या शोले वाली मौसी का भाषण था, पता नहीं चला। लेकिन जो चुनावी राजनीति में वो करते थे, जिस प्रकार से राजनीति का स्तर गिराते थे, ऐसा ही स्तर उनका संसद में दिखा। तो अब बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी धीरे धीरे क्यास लगाने लगे। और मोदी जी जो है अब तक मजबूत राजनीति की है, उन्होंने पूरा मैंडेट, गुजरात के अंदर भी जब उनको मैंडेट मिला तो पूरा मैंडेट था।
पहली बार ऐसा है कि कमजोर स्थिति में वो जो है वो सरकार चला रहे हैं, और उनकी जो कमजोरी है यही है कि उनके पास अगर एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो आधी रात को उठ के जीएसटी लगा देने की या 370 हटा देने की या किसी को भी जेल में डाल देने की स्वतंत्रता में नहीं है, तो खुद कमजोर हो जाते हैं, फिर ऐसे निर्णय करने लगते हैं जो उनके विपरीत हो जाते हैं। तब धीरे धीरे जो है समय बताएगा। मैं नहीं मानता कि 1-1.5 साल के अंदर कोई सत्ता गिर जाएगी या ये दोनों जो उनके साथी है उनसे छिटक जाएंगे, लेकिन वो भी अवसर का जो है वो ध्यान रखेंगे। अपना जब तक जितना खींचना है पैसा उतना लेते जाएंगे, और जब वक्त आएगा उनको लगेगा कि नहीं भाई अब उनसे अलग होने का और जो पुराना बदला है वो लेने का मौका आ गया है, तब कुछ डेवलपमेंट होगा। और मैं ये समझता हूं विपक्ष कुछ करे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कुछ ऐसा होगा कि जिसमें एक शर्त विपक्ष की तरफ से यानी कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की तरफ से आएगी कि भाई मोदी के अलावा किसी को प्रधानमंत्री आप बनाते हैं तो हम आपको साथ देते हैं। इस प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज स्टेज लाके खड़ा करेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करे या उनके सीनियर नेता करे, कैसी परिस्थिति करेंगे तो उनको बोलेंगे और फिर पार्टी जो है कोई डिसीजन ले। लेकिन ये सारी चीज होने के लिए कुछ जल्दबाजी में नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है 1-1.5 साल की राजनीति पर हमें नजर रखनी पड़ेगी।